नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ के महिमा के बारे में जानेंगे कि छत्तीसगढ़ की वन संपदा, खनिज संपदा, नदियाँ, पर्वत श्रृंखला और धन्य धान्य से भरपूर, इसके बारे में इस कविता के माध्यम से बताया गया है। इसके कवि है श्री लखनलाल गुप्ता। इसके कवि है श्री लखनलाल गुप्ता जी, जिसने छत्तीसगढ़ की महिमा की बखान इस कविता के माध्यम से किया गया है। छत्तीसगढ़ के महिमा के बारे में बच्चों आप लोग भी बहुत कुछ जानते हो कि हम, क्योंकि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य है, तो छत्तीसगढ़ की महिमा के बारे में और दूसरे सब्जेक्ट में भी छत्तीसगढ़ की संरचना, छत्तीसगढ़ की भूमि, वन संपदा के बारे में पढ़े हैं। उसी प्रकार इसमें भी हमारा छत्तीसगढ़ पाठ में यही छत्तीसगढ़ की महिमा, वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और कविता के माध्यम से इस पाठ का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो इसमें पढ़ने से पहले बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ इसके कवि है श्री लखनलाल गुप्ता। शब्दार्थ की छत्तीसगढ़ पाठ में कठिन शब्द है, शब्दार्थ है नांद यानी आवाज। छत्तीसगढ़ बोली है ना, बोली है तो नांद यानी आवाज होता है। सुयस यानी सुकीर्ति, सुयस यानी होता है सुकीर्ति। और अग्रसर यानी होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। कृपा दुग यानी होता है दया दृष्टि, कृपा दुग होता है दया दृष्टि। अनुपम यानी उपमा रहित, अनुपम यानी उपमा रहित, बेजोड़ है ना। सुभग यानी सुंदर, सुभग यानी सुंदर होता है। छत्तीसगढ़ी में सुभग यानी सुंदर होता है, मनोहर होता है। और अवनति होते हैं, हाँ का मतलब है कमी। उन्नति यानी होता है अधिक उन्नति करना, और अवनति यानी कमी, न्यूनता, घाटा। और हास क्या होता है कमी, न्यूनता, घाटा और हास। अभिराम यानी आनंददायक, अभिराम यानी होता है आनंददायक। अभिराम यानी होता है मनोहर भी होता है, सुंदर होता है, प्रिय होता है, रम्य होता है। क्या क्या होता है अभिराम यानी आनंददायक, आपके बुक में है। और होता है मनोहर, सुखद, प्रिय, रम्य। कानन यानी होता है वन या जंगल, कानन यानी वन या जंगल, पर्यायवाची। कलित यानी सुसज्जित या शोभित, कलित यानी होता है सुसज्जित या शोभित। तो कवि ने श्री लखनलाल गुप्ता जी ने बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजस्वी गौरव गाथा है। क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ओजस्वी गौरव गाथा है। भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, यह धरती कौन सी धरती? छत्तीसगढ़ की भारतीय भूभाग, भारत का ही यह एक हिस्सा है छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। तो भारतीय भूभाग यानी भारत की भूभाग की यह धरती है अपनी प्राकृतिक संपदा, विभिन्न पंथों की धार्मिक सद्भावना, विभिन्न पंथों की धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नयन अभिराम, प्रकृति के नयन यानी आँख होता है, तो नयन अभिराम। छटाओ सुंदर, हम कहीं की सुंदर उपवन या छटाओ या पर्वत को किससे देखते हैं? अपनी नयन यानी अपने आँखों से देखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नयन अभिरामा छटाओ सुंदर सरल
भोली भाली जीवन शैली, भोली भाली जो है जीवन शैली उसके लिए अपनी विशिष्ट पहचान करती है। भोली भाली संस्कृति है उसके लिए छत्तीसगढ़ क्या करती है, अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हुई है। और किसानों के मेहनतवश और किसानों को छत्तीसगढ़ में बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में क्या किए जाते हैं, खेती किए जाते हैं। तो जीवन का प्रतीक धान का कटोरा, और छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं, जीवन का प्रतीक। सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है, धान होता है। यहाँ अपने छत्तीसगढ़ में धान होता है, इसीलिए इसको धान का कटोरा भी कहा गया है। उसके रूप को प्रसिद्ध यह राज्य जिन विविधताओं से पूरित और सुशोभित है। यह छत्तीसगढ़ जिस धन्य धान से या खनिज संपदा से सुशोभित या पूरा करता है ना, पूरित यानी पूरा करता है सबकी खाद्य पदार्थ, खान व्यवस्था को पूर्ति करते हैं। उसे कवि ने अपनी कविता के माध्यम से सरल रूप से प्रस्तुत किया है। कवि ने कैसे छत्तीसगढ़ में कहाँ क्या मिलता है, पर्वत पहाड़ नदियाँ सभी की बखान को कवि ने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उसी के बारे में आज पढ़ेंगे जो हमारा छत्तीसगढ़, यानी कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ की महिमा के बारे में बखान किया गया है। उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर महर्षि गौड़ों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पुल ललाम प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। उच्च गिरी यानी उच्च पर्वत, यहाँ बड़े बड़े पर्वत पहाड़ है। उच्च प्रस्तुत जो प्रसंग में कवि ने यह बताया है कि यहाँ की उच्च पर्वत चोटी, पर्वत गिरी यानी पर्वत है। कानन यानी जंगल, कानन यानी जंगल से संयुक्त भव्य, क्या किससे संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, भारत का कुछ अंश किसमें है, इस छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का कुछ अंश। जहाँ था करता शासन, जहाँ करता था, पहले कौन शासन करता था, गौड़ों की वंश, जहाँ करता था शासन सुभग वीर मर्दित गौड़ों का वंश। कौन शासन करता था, गौड़ प्रजाति के लोग यहाँ रहते थे। तो गौड़ों की शासन प्रणाली यहाँ पे चलते थे। कहाँ चलते थे, हमारे छत्तीसगढ़ में। सुभग यानी सुंदर, सुंदर मनोहर वन या सुंदर मनोहर पर्वत, जिसमें क्या रहता था, पहले गौड़ों की शासन रहती थी, गौड़ प्रजाति थी, उसका शासन रहते। तो कवि कहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है विशाल पर्वत एवं घनघोर यानी घने जंगलों से घिरा हुआ है। कैसा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़, घने जंगलों से घिरा हुआ है। हमारा छत्तीसगढ़ विशाल भारत का अनुपम अंग है। क्या है, विशाल भारत का अनुपम अंग है। अनुपम एक छोटा सा टुकड़ा है। प्राचीन युग में छत्तीसगढ़ में, प्राचीन युग में पुराने समय में छत्तीसगढ़ में गौड़ वंशों का क्या था, गौड़ वंश के राजाओं ने शासन किया था। किसने शासन किया था, गौड़ वंश के राजाओं ने यहाँ शासन किया था। वे बड़े वीर और पराक्रमी थे। कैसे थे वह राजा, कैसे थे, गौड़ वंशी के राजा थे जो बड़े पराक्रमी व साहसी थे, वीर थे। छत्तीसगढ़ में बताया गया है ना, यहाँ पे नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पुल ललाम
प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। यहाँ पे बताई हूँ बच्चों, नाद यानी आवाज, नाद यानी आवाज। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा नदी, महानदी और शिवनाथ नदी जैसी अनेकों नदियाँ बहती हैं। जो पर्वतों और वनों के कारण, हमारे छत्तीसगढ़ में पर्वत भी है और वन भी है और बहुत सारी नदी बही हुई है, इसके कारण सुंदर दिखाई देती। नदियाँ जो है पर्वत और वनों के कारण और सुंदर दिखाई देती, क्योंकि नदी के ऊपर में बहुत सारे कई नदी है, जो किनारे में पर्वत है और बीच में नदियाँ भरी है, और कहीं पे मैदानी भाग है तो नदी के ऊपर झाड़ियों का पहाड़ है। इस कारण से नदी की शोभा बहुत सुंदर दिखाई देती है। ये नदियाँ कल कल की आवाज करते हुए आगे प्रवाहित होती। प्रवाहित यानी बहना। तो नदियों की आवाज, पानी जब बहता है तेज बहाव में तो पानी की आवाज कैसी रहती है? कल कल की आवाज करती हुई नदियाँ की पानी जो है प्रवाहित होती है। महानदी जैसे नदी है हमारी छत्तीसगढ़ की गंगा, किसको कहा गया है? महानदी। नर्मदा नदी भी बहुत बड़ी नदी है। शिवनाथ नदी, बहुत सारी नदी है, पैरी नदी, लेकिन ये छोटे नदी जो है पैरी, सोडूर, शिवनाथ, ये सब क्या है? महानदी में मिल जाती है। इस कारण महानदी बहुत चौड़ी और लंबी नदी है। नर्मदा नदी है वो भी लंबी नदी है। तो यहाँ पे प्रमुख नदियों के बारे में बताया गया। ऐसे तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदियाँ, ईब नदी, हसदो नदी, केलो नदी, तो यहाँ पे कुछ ही नदियों के बारे में बताया है। तो सभी नदियों की ही बखान हो रही है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ की शोभा जो है इन नदियों के कारण और सुंदर लगती है। कवि की कविता के अनुसार, रतनपुर करता गौरव प्रकट, सुयस माता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दलहा खड़ा उदार, तीर्थ राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म गथाएं रम्य। रम्य ने रमणीय होता है। रम्य ने यहाँ पे बताई हूँ कि रम्य ने सुंदर है ना, मनोहर, अभिरामा यानी आनंददायक, मनोहर, सुखद, सुंदर, रम्य। तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में जो है कवि ने यह बताया है कि हमारा छत्तीसगढ़ के पवित्र तीर्थ स्थानों के बारे में बताया गया है कि रतनपुर करता, कवि कहते हैं कि कहाँ की बात कर रहे हैं? रतनपुर करता गौरव प्रकट, है ना। कवि कहते हैं कि रतनपुर जो है, जहाँ महामाया देवी का मंदिर है, बिलासपुर से आगे जाएंगे तो रतनपुर है जिसमें महामाया का मंदिर है। गौरव प्रकट करता, गौरव क्या करता है? प्रकट करता है। किस बात के लिए? छत्तीसगढ़ की भूमि के लिए। सुयस यानी सुकृति या सुनाम, सुंदर नामों को। कवि कहते हैं कि भोरमदेव नामक स्थल अपने विशाल में गौरव प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? रतनपुर भी अपने, वहाँ महामाया का मंदिर है बिलासपुर में। रतनपुर एक जगह है जिसमें आप लोग भी बहुत सारे बच्चे जो है घूमने गए हो। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जगह तीर्थ स्थल है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, अपना छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ है, अपना ही राज्य है, तो कहीं ना कहीं बहुत जगह घूम लिए हैं। तो रतनपुर की महिमा है। उसी प्रकार
क्या है, कवि कहते हैं कि भोरम देव नामक तीर्थ स्थान है, वह अपने गौरव विशाल गौरव प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है, विशाल गौरव प्रकट कर रहा है, जिसके माध्यम से जो है वहाँ की महिमा को बताएगी। इसकी गाथा जो है प्राचीन युग में बड़े बड़े कवियों और संतों के द्वारा की गई। यहाँ रतनपुर की बात करो या भोरम देव की जो है, इसकी गाथा प्राचीन युग में बड़े बड़े कवियों और संतों के द्वारा की गई है और इसकी कथा का वर्णन किया गया है। भोरम देव पाठ है, जब कब पढ़े थे, 7वीं में भी पढ़े थे बच्चों। भोरम देव संस्कृत में जो है भोरम देव का पाठ है, तो उससे तो पूरा परिचित हो आप लोग। इसकी कथाओं का वर्णन किया है। इस क्षेत्र की उन्नति और विकास बहुत हुआ है। विकास का दृश्य देखता हुए विशाल, जब हम भोरम देव के इलाके में जाए या रतनपुर, उधर भी पहाड़ है, तो वहाँ की पहाड़ की सुंदरता जो है विशाल दृश्य देखते ही बनता है। विशाल पर्वत है, कहाँ है, रतनपुर में भी पर्वत है। मंदिर तो नीचे में है, पर्वत में नहीं है, लेकिन उधर जाओ तो क्या है, अपना ये है पहाड़ है, जहाँ दल्हा उदारता के साथ खड़ा होकर देख रहा है। श्रद्धा भक्ति से क्या करते हैं, श्रद्धा भक्ति से जो भक्त जो है उदारता से खड़ा हुआ, लोग जो है उदारता के साथ उसके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं और देवी के और पर्वतों को भी क्या करते हैं, खड़े होकर मन भर से देखते रहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहाँ है, हमारा छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल राजिम और लोचन मंदिर है। राजिम और लोचन मंदिर है, जो कहाँ है, राजिम में है ना, राजिम में है। लोग शिवरी नारायण तीर्थ स्थल का दर्शन करके अपने आप को, लोग जो है शिवरी नारायण का दर्शन करके, शिवरी नारायण के बारे में भी हम पढ़े हैं, शिवरी नारायण का भी पाठ है संस्कृत में, तो अपने आप को धन्य मानते हैं। लोग जो है शिवरी नारायण तीर्थ स्थल का दर्शन करके लोग जो है अपने आप को क्या मानने लगते, धन्य मान लेते कि हम इस पावन धरती पर घूमकर आ गए। उस पिछले साल शिवरी नारायण ही तो गए थे शायद, हाँ शिवरी नारायण गए थे देखने, तो खैर उस समय आप लोग 5वीं में रहे होंगे, फिर शिवरी नारायण गए थे। तीर्थ स्थल का दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। यह महानदी के तट पर स्थित है। यह शिवरी नारायण भी कहाँ पे है, महानदी के तट पे है और यहाँ की धर्म गाथाएं रमणीय है। और यह शिवरी नारायण की भी क्या है, धर्म गाथा जो है रमणीय है। महानदी राजिम में भी महानदी है, शिवरी नारायण में भी महानदी है। तो महानदी जो है लंबी और चौड़ी भी है और यहाँ जाओगे तो वहाँ भी महानदी बही है। इधर रायगढ़ तरफ जाओगे तो क्या है, महामाया मंदिर, और इधर हो गया बमलेश्वरी, तो बमलेश्वरी तरफ तो महानदी नहीं है। इधर है, उधर केलो नदी है, हसदो है, ईब है, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ भी जो है वहाँ भी बहुत चौड़ी नदी है, वहाँ भी महानदी बही है ना। आगे देखते हैं बच्चों, प्रकृति का क्रीड़ा स्थल। प्रकृति का जो है क्रीड़ा स्थल
कमनीय यहाँ का वन संपदा अपार, भूमि से भरा हुआ विपुल कोयले लोहे का भंडार। विपुल से भरा हुआ कोयले और लोहे का भंडार क्या क्या है हमारे यहाँ? कोयले और ये का भंडार है। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल, प्रकृति का क्या है? क्रीड़ा स्थल। कमनीय है यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि से भरा है विपुल कोयले लोहे का भंडार। कवि कहता है कि हमारे छत्तीसगढ़ जो राज्य है वन संपदा, तीर्थ स्थानों, पर्वत नदियों से भरा होने के साथ साथ क्या है? खनिज संपदा से भी भरा हुआ है। हमारा छत्तीसगढ़ जो है वन संपदा के साथ साथ खनिज संपदा से भी बड़ा है। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि छत्तीसगढ़ में वन संपदा और कोयले की भी भंडार है तथा यहाँ बड़े बड़े विद्वान और साहित्यकार भी जन्म लिए। यहाँ कौन कौन जन्म लिए? बड़े बड़े विद्वान और साहित्यकार भी जन्म लिए। हमारा जो छत्तीसगढ़ है प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। कैसे प्रकृति का क्रीड़ा स्थल क्यों कहा गया है? जैसे भिलाई को शिक्षा की नगरी कहते हैं, उसी प्रकार जो है छत्तीसगढ़ को क्रीड़ा स्थल कहते हैं, खेलों का मैदान। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं खेल के क्षेत्र में भी अपना नाम कमा लिए हैं। खेल का भी महत्व जो है छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत अधिक देता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है, यानी खेल का मैदान है। खेल का भी प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को भारी वन संपदा से भरपूर रखा है। जहाँ वन संपदा है वहाँ का वातावरण क्या है? सामान्य है। तो बच्चे अच्छे से खेल भी लेते हैं, प्रकृति के अनुकूल रहता है। तो संपदा है, भारी वन संपदा प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ में वनों की अपार है। छत्तीसगढ़ में वनों का अपार क्या है? भंडार है। बहुत सारे वन है। हम लोग भले भिलाई दुर्गा रायपुर में रहते हैं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन रायपुर से आगे जाओ, महासमुंद तरफ जाओ, इधर कवर्धा तरफ जाओ, भोरमदेव तरफ, शिवरीनारायण, तो सब तरफ क्या है? पहाड़ भी दिखाई देते हैं। उधर जटमाई जाओ और घटारानी जाओ, उधर भी पहाड़ है, वन संपदा है। इधर बालूचल जाओ, बहुत सारे जगह है। कांकेर है ना, नारायणपुर है, बस्तर है, तो बहुत सारे वन संपदा है। अपार भंडार है। छत्तीसगढ़ की भूमि के अंदर लोहे और कोयले की खदान है। छत्तीसगढ़ की भूमि जो है अंदर में, वहाँ कोयले और क्या है? लोहे की भी खदान है। बहुत सारे खदान है। इसी कारण यहाँ क्या औद्योगिकरण बहुत है। बहुत से कंपनी है, बहुत से औद्योगिक है, बहुत से प्लांट है बच्चों, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में कच्चा माल मिल जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े विद्वान और साहित्यकार भी जन्म लिए। इस छत्तीसगढ़ के भूमि में बड़े बड़े साहित्यकार और विद्वान भी जन्म लिए, जिनके श्रेष्ठ साहित्य जो है क्या है? जिनके श्रेष्ठ साहित्य और लेख भारत में प्रसिद्ध हुए। छत्तीसगढ़ के जो कवि थे, लेख थे, साहित्यकार थे, उसका लेख जो है पूरे भारत में भी प्रसिद्ध हुए। आज भी उन विद्वानों की कीर्ति, आज भी वो नहीं है हमारे बीच, फिर भी उन विद्वानों की कीर्ति जो है स्मरण करते हैं और आज भी उनको सम्मान देते हैं। आज भी क्या करते हैं? उसको सम्मान देते हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ की महिमा की गाथा के बारे में समझ रहे थे बच्चों। तो आगे की पाठ में आगे की वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आज की क्लास यहाँ तक बच्चों। आगे हम और इस कविता को आगे और पढ़ेंगे। तो आगे की क्लास में मैं बताऊंगी कि यहाँ का है सुंदर साहित्य
हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, यहाँ तक कर लिए। कौन कहता है पिछड़ा है छत्तीसगढ़, कौन कहता है पिछड़ा है छत्तीसगढ़, उसको आगे के वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ में फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा और खूब मेहनत कीजिएगा।